सब्सक्राइब कीजिए अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव को। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वेव इंडिया पर अवेलेबल हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा मानना है कि हर बॉडी के अंदर एक वेव होती है, हर बॉडी के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। उसी तरीके से मुझसे भी कुछ वेव्स निकल रही है और आपकी बॉडी से भी कुछ वेव्स निकल रही होगी। हालांकि इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट क्यों ना हम इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को सेम करके मैचिंग कराएं। और मैचिंग होने से क्या होगा, जब इनका हम सुपर इम्पोज कराएंगे तो एक नई रिजल्टेंट वेव बनेगी और वो रिजल्टेंट वेव आपको अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ, जिस तरीके से मैं इसको समझता हूँ उस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अपनी हैबिट बनाएं कि जो भी काम आप करते हैं तो उसको अंत तक जरूर पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दिया। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। आप लोग पहले इससे परिचित हैं। हमने 11th क्लास में 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है और 4 फंडामेंटल फोर्सेस में जो सेकंड नंबर का फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही क्या है, कूलम्ब फोर्स है। ये किसके बीच में कार्य करता है, तो ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कार्य करता है। ऐसे चार्ज पार्टिकल जो स्पेस में कहीं पे भी रखे हुए हो सकते हैं और कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो हम स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, और ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल है इनकी पोजीशन यूनिवर्स में किसी भी स्थान पर हो सकती है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। एक चीज यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे कि दोनों चार्जेस जो हैं वो दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस। क्योंकि हम इन्हें पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस। साथ ही ये दोनों किस में है, रेस्ट में है। ये हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं। तो जब हमने अज्यूम किया कि स्पेस या यूनिवर्स में दो ऐसी जगह है जहाँ पर दो चार्ज बैठे हुए हैं या रेस्ट में है और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल r है। तो जैसा कि मैंने बताया हर चीज से वेव निकल रही है, तो इस चार्ज से भी वेव निकल रही होगी और इससे भी वेव निकल रही होगी, यानी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो अब ये कब अट्रैक्ट करेंगे कब रिपेल करेंगे ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है, सेम है, तो दोनों रिपेल करेंगे, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बनाता है कि उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज जब आने की कोशिश करता है तो यदि वो सेम नेचर का होता है तब तो उसको रिपेल करता है, धक्का देता है, और यदि उसके अपोजिट नेचर का यदि वो चार्ज है तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो उसके चारों तरफ फील्ड बनता है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज से निकलती है, इमेजिनरी होती है ये, उसके कारण ये फील्ड बनता है। और जिसके कारण ये जो चार्ज है इसके जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये कुछ फोर्स फील करता है। इसी तरीके से यदि ये चार्ज इसके फील्ड में, इसके दायरे में चला जाए तो ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब फोर्स क्या कहते हैं कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस जो कि किसी भी स्पेस में रेस्ट में पड़े हैं और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, r डिस्टेंस से, तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है, यानी इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q1 और Q2, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही यहाँ पे Q1 और Q2 को आपको किसमें लेना है, ऑलवेज मोड लगाने का मतलब ये हो गया कि Q1 और Q2 दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे चार्जेस को आप पॉजिटिव ले लीजिए और इसकी जिधर भी डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो डायरेक्शन इसमें हम बताएंगे। तो यहाँ पर फोर्स को हम जब लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो यदि हम इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसको हम इक्वेशन 2 दे दें, तो हम इसको कंबाइंड रूप से ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम फोर्स, ये जो फोर्स है यही कूलाम फोर्स है, इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कूलाम फोर्स है और इस फोर्स को हम अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स भी कह सकते हैं। हालांकि अट्रैक्शन और रिपल्शन का कब होगा ये डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है। यदि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच। और साथ ही यदि दोनों का चार्ज सेम है, नेचर सेम है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे कैसे रिपेल करेंगे एक दूसरे को ये भी देख लेते हैं। जैसे दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, प्लस है, तो ये Q1 चार्ज क्या करेगा, इस Q2 चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए उधर की तरफ इसको धक्का देगा। सिमिलरली Q2 चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये मैंने यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे पे एक म्यूचुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये भी उसको रिपेल कर रहा है और वो भी इसको रिपेल कर रहा है। जिस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स में हम देखते हैं कि हम अर्थ पे, जैसे मैं अभी अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अर्थ ही मुझे खींच रही है, मैं भी अर्थ को खींच रहा हूँ, लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है वो ज्यादा है, वो हमको फील हो रहा है, जिसके कारण मैं यदि उछलता भी हूँ तो मैं वापस नीचे ही आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं उछलूं तो मेरे साथ अर्थ ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, उनके मास पर। इसी तरीके से ये जो कूलाम फोर्स है ये डिपेंड किस पर करता है, दोनों पॉइंट चार्जेस जो कि रेस्ट पे थे उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। यदि दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मैं कहूँ कि एक चार्ज अमेरिका में बैठा है और एक चार्ज इंडिया में बैठा है, तो दोनों चार्जेस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी। ऐसे चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स बहुत ही कम होगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके आर के। और यदि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये, तो अब इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लिखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 के मॉड इनटू Q2 मॉड अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कूलाम फोर्स का फॉर्मूला। यदि इसकी डेफिनेशन आपको बोले लिखने के लिए, वैसे तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन यदि आ जाती है एग्जाम में तो हमें लिखना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting in between the 2 point charges at rest is directly proportional to the product of their magnitudes of charge and inversely proportional to the square of the separation between them, and it is given by this formula F directly proportional Q1 into Q2 upon R square. So हम इसको थोड़ा सिंपल करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को यदि लिखें तो क्या आ जाएगा, के। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे सामने आता है के क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1 और ये Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके सामने कूलाम फोर्स का फॉर्मूला आ गया। आपको इसको याद करना है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे और आपको फोर्स पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो K है, ये K क्या चीज है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेयर K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। आपको याद रखना है K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसकी एक वैल्यू और भी होती है, K बराबर 1/4πε0। ये भी इसी की वैल्यू होती है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि मैं इस K को इस तरीके से लिखता हूँ तो यही फोर्स का फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो सिंबल है, इसका जो नाम है, ये आप इस तरीके से बोलेंगे इसको एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन तो इस चीज को कहते हैं, और ये जो जीरो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम नॉट कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इसका सिंबल का नाम है, इसको आप इस तरीके से पुकारें। और ये होता क्या है इसको भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए आप, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी, ये आपको यहाँ पे याद करना होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने बोला था आपको कि दोनों चार्ज पार्टिकल आपके कहाँ है, यूनिवर्स में कहीं पे भी हो सकते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये दोनों चार्ज स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, और इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो उस समय ये एप्सिलॉन नॉट फैक्टर इस फॉर्मूले में काम करेगा, जो कि कांस्टेंट k की वैल्यू के बराबर होगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं वैक्यूम। फ्री स्पेस और वैक्यूम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी को हिंदी में विद्युतशीलता कहा जाता है। विद्युतशीलता निर्वात की, निर्वात क्या है, वैक्यूम, और फ्री स्पेस को हम निर्वात कहते हैं। निर्वात से तात्पर्य ये है कि ऐसा दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी माध्यम का, कोई भी मीडियम का ना होना, किसी भी गैस का, किसी भी चीज का ना होना ही क्या कहलाएगा, वहां पे फ्री स्पेस या वैक्यूम होना कहलाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ लिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी खुद की एक वैल्यू है, वो कितनी होती है ये आपको याद करनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, कांस्टेंट है जो किसी भी प्लेनेट पे चल जाइए इसकी वैल्यू यही रहती है। इसी वैल्यू के कारण ये जो k था इसकी वैल्यू 9 × 10 की घात 9 आई। क्यों? क्योंकि यदि मैं 4 और यहाँ पाई की वैल्यू रखूँ 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दूँ 8.85 × 10⁻⁻12 और आपस में इसको सोल्व करूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, न्यूटन 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको, इस वैल्यू को यहाँ रख के, पाई को 3.14 रख के सोल्व करें और ये वैल्यू निकाल के देखें। रही बात इसकी यूनिट की, ये यूनिट कैसे आ रही है, तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यदि आप यहाँ से k को निकालें तो आपके पास आ जाएगा f × r स्क्वायर अपॉन q1 × q2, और f यदि यहाँ पर है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, r का यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन q1 q2 है तो कूलम का स्क्वायर। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो दो चार्ज है तो कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी यूनिट याद रखनी है कि तेरी यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और तेरी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और कैसे आई, इससे 1/4 से आई। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और मेरी वैल्यू कितनी है 8.85 × 10⁻12। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट जस्ट इसकी उल्टी है, कूलम स्क्वायर ऊपर आ गया, मीटर स्क्वायर नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से यदि देखें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k × 4π, और k की यूनिट क्या है, सॉरी 1/4π k हो जाएगा। तो k नीचे आ गया, k की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यदि नीचे है तो उल्टा करने में क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और फिर आप देख लीजिए 4π में k को मल्टीप्लाई कर दो तो वापस भी आ जाए। तो कान को इधर से पकड़ो और इधर से, मतलब किधर से भी पकड़ो, एक ही आंसर आना है। तो ये चीज आप दोनों याद रखें, k क्या है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, याद हो जाना चाहिए। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक, यदि एक डायमेंशन पे क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का। ये जो विद्युतशीलता या जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट से। तो इसकी यूनिट से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे आप समझे इसको, 11th क्लास का ये टॉपिक यहाँ पे हमारे को काम करना है। तो देखो कूलम, कूलम कोई फंडामेंटल फिजिकल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट करंट की होती है एम्पियर, और यहाँ पे चार्ज है तो हमको पता है Q बराबर क्या होता है 80। तो हम कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये
तरीके से आपको चेंज कराना आना चाहिए। फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, टाइम, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक लास्ट टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये जो 7 फंडामेंटल है, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इनमें कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो मैंने कूलम्ब स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एम्पीयर इनटू सेकंड में, और यदि स्क्वायर है तो एम्पीयर का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर है। ये दोनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन मतलब होता है केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। एक न्यूटन में कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू ये मिल गई, और मीटर स्क्वायर तो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। इन सबको यहाँ लिया तो हमारे पास में यूनिट क्या बन गई, कूलम्ब स्क्वायर तो हो गया एम्पीयर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, न्यूटन क्या बन गया केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। तो देखिए सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर सेकंड की पावर 4, केजी की पावर 1 है नीचे, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, केजी की पावर -1, मीटर का स्क्वायर मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4 और एम्पीयर की पावर 2। तो हमारे पास डायमेंशन आ गई, केजी 1 है, m -1, मीटर -क्यूब है तो l -3, सेकंड की पावर 4 है तो t4, और एम्पीयर का स्क्वायर है तो a। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूछ सकता है आपसे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बैक जाना पड़ेगा 11th क्लास में, आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इस तरीके से आपको आना चाहिए ये, और ये क्लियर है एकदम। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम एक केस लेके चलते हैं, कूलम्ब फोर्स तो हम समझ ही गए। तो कूलम्ब फोर्स में अब हम ऐसा एक केस ले लेते हैं यहाँ पर कि जब दोनों जो रेस्ट चार्ज है, आपके पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस नहीं है, एक मीडियम आ गया है। जैसे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में कितना था, R था। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, साथ ही एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज के सेंटर के बीच में, यानी ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा, जैसे मैंने बनाई तो यहीं से ही है और इसका सेंटर कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो यहाँ सेंटर से इसके सेंटर के बीच में ये फोर्स लग रहा है, इसलिए एक सेंट्रल फोर्स कहलाता है। आपको कोई बोले कि सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल दीजिए, तो आप देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। बट न्यूमेरिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कभी भी सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ये ध्यान रखें। कंजर्वेटिव फोर्सेस के भी एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही होता है। न्यूक्लियर फोर्स भी कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं करेंगे। केस हमने क्या लिया कि जब मीडियम है, दोनों चार्ज पार्टिकल में मीडियम प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर मैंने एक मीडियम डाल दिया इनके बीच में, और मैंने मान लिया कि मीडियम कैसा है, जैसे कोई मेटल प्लेट है, क्या है, मेटल प्लेट है, कितनी थिकनेस की, R थिकनेस की, यानी जितना इनके बीच में सेपरेशन है उतने की उतनी मोटाई की या उतनी की उतनी चौड़ाई की मैंने क्या किया है, एक मेटल प्लेट को इनके बीच में रख दिया। तो अब फोर्स कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम चूंकि जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला, यदि यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता और मान लेते कि वैक्यूम होता या एयर होती, मैं कह दूं एयर भी हम एक तरह से वैक्यूम की तरह ही लेंगे, क्योंकि एयर एक ऐसा मीडियम है जिसके दोनों चार्जेस के बीच में होने के बावजूद भी उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम ये मानेंगे कि यहाँ पे यदि या तो कुछ भी नहीं हो या एयर हो, तब भी दोनों टाइम में फोर्स कैसा है, सेम ही रहेगा। तो F एयर या फिर F वैक्यूम यदि मैं बात करूं तो मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और चूंकि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है या फिर एयर। लेकिन यदि कोई मीडियम आ जाए तो F मीडियम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस समय इस फोर्स को हम इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं लगाया,
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे ये विद्युतशीलता है उस माध्यम की जिस माध्यम को आपने इन दोनों चार्जेस के बीच में रख दिया है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाती है एप्सिलॉन। बहुत सारी किताबों में इसको एप्सिलॉन एम लिख रखा है, आप भी चाहें तो इसको एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं, या ना चाहें तो एप्सिलॉन ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर ये फॉर्मूला इससे डिफरेंट हो चुका है। तो एप्सिलॉन एम यहाँ कहलाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और जब हम इक्वेशन 1 का डिवाइड कराते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है एफ ए अपॉन एफ मीडियम, मैं मीडियम को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज ना लें, एम यानी मीडियम से ही है, एम का जब हम एब्रिविएट करेंगे तो ये मीडियम कहलाएगा। इसको आप देखिए इन दोनों का जब डिवाइड कर दूं तो देखो 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन m। और इसको यदि मैं सही ढंग से लिख लूं तो मेरे पास ये क्या आ गया? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो रेशियो आया है वो क्या है कि फोर्स in between two rest charges, force in between 2 point charges, when the air is placed in between them, and the force in between two charges when a medium present in between them, the ratio of that forces is always equal to the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, and this value is equivalent to another value, it is called एप्सिलॉन r। इसको आप जब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे एप्सिलॉन r। अब ये एप्सिलॉन r क्या चीज है? तो ये एप्सिलॉन r यहाँ कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाती है? रिलेटिव, r से रिलेटिव, और परमिटिविटी तो एप्सिलॉन को कहते ही है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ये यहाँ पर कहलाती है। रिलेटिव परमिटिविटी कैसे समझे? कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके रेस्पेक्ट में? परमिटिविटी ऑफ एयर के रेस्पेक्ट में। तो एक का रिलेशन दूसरे के साथ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसके रेस्पेक्ट में? परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी इसका इसके साथ में कुछ रिलेशन है। और इस एप्सिलॉन r को हम एक नए सिंबल कैपिटल के, वो क्या अलग था, वो जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ पे लिखा था F बराबर 1 या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये K को हमने बोला था कि कांस्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इस तरीके से रिप्रेजेंट। ये अलग चीज है, ये K अलग है, ये K अलग है। इस एप्सिलॉन r को आप K भी लिख सकते हैं, और आपकी बुक्स में K से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी बुक में इससे किसी बुक में इसमें, तो आपको दोनों ही सिंबल याद होने चाहिए। और इस K को एक नया नाम से भी जानते हैं हम, जो रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन यू कैन आंसर इट। द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space is known as dielectric constant or relative permittivity. You also answer it like the ratio of forces, the ratio of force in between 2 point charges in air to the force on those charges when the medium is present is known as relative permittivity or dielectric constant. तो ये फॉर्मूला आपके सामने, इसकी सहायता से आप इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इस रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। और अब देखिए कि हमने जो मेटल प्लेट रखी है, ये मेटल प्लेट रखने के बाद अब फोर्स कैसे चेंज होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक चीज पता चल गई कि दोनों फोर्सेस का यदि हम रेशियो लें तो हमें एक नई चीज मिली, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी हर मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो मैं इस चीज को तो रहने देता हूं।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम 1/ε0 1/ε m। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की बात करें तो मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ इन कुछ सब्सटेंसेस के लिए। तो जैसे फर्स्ट बात करें वैक्यूम, वैक्यूम तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो वैक्यूम की यदि हम एप्सिलॉन आर निकालते हैं, एप्सिलॉन आर की बात करें वैक्यूम की, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, आपको याद रखना। इसके अलावा हम बात करें एयर के लिए, एयर यानी वायु, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी एयर के लिए रिलेटिव, ये भी 1.0002 इस तरीके से होती है, यानी लगभग 1 नहीं होती है। तीसरी बात करें हम किसी भी गैस के लिए, जैसे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एक तरह की एयर ही है, तो इसके लिए भी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी तो वो वापस से 1.0008 इस तरीके से लगभग 1 ही होती है, आपको अप्रोक्स वैल्यू 1 लेनी है। फोर्थ हम बात करें जैसे मेटल के लिए, जैसे कोई भी मेटल प्लेट है, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ही इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? तो अब हमने यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में क्या रखी थी, मेटल, तो हमें अब पता पड़ जाएगा कि इनके बीच में फोर्स कितना लगने वाला है, किसकी सहायता से, इस एप्सिलॉन आर की सहायता से, जो कि आपकी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसी तरीके से आप देखिए ग्लास के लिए, तो ग्लास यानी कांच, ग्लास का मतलब क्या है, कांच, तो एप्सिलॉन आर की बात करें तो ये होती है लगभग, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, 4 to 6 के बीच में होती है। और एक चीज और ध्यान रखें, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट होती है, और यदि होती है तो लिखिए, और साथ ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन भी लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका दो फोर्स का रेशियो है, और कोई भी रेशियो जिसमें दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो वो क्या होगा, उनकी यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, और यूनिट कैंसिल होने के कारण ये यूनिटलेस हो जाएगी। देखो न्यूटन इसकी यूनिट होगी फोर्स एयर की, साथ ही फोर्स न्यूटन मीडियम, इसके लिए भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। इसको नहीं समझे तो ये समझ लो, इधर भी तो परमिटिविटी है, इधर भी तो परमिटिविटी, परमिटिविटी की यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दोनों से कट जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन आर तो यूनिटलेस है, कैसा है, यूनिटलेस है, और यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही, वैसे तो हाँ यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम दो एग्जांपल जानते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो है प्लेनर एंगल, जिसकी नहीं प्लेनर एंगल की तो यूनिट होती है उल्टा एरिया में, उनकी तो डायमेंशन नहीं होती है, और यूनिट होती है रेडियन और स्टेरेडियन, पर डायमेंशन लेस होता है। चलो उल्टा हो गया, छोड़ो इसको। कुल मिला के ये ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर की यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई यूनिट भी नहीं लिख रहा हूँ, 4 to 6 लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 4 से 6 के बीच में वेरी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम माइका यानी जो अभ्रक होती है, वुडन की कचरा, इसकी बात करें तो इसके लिए इसकी वैल्यू लगभग 6 के बराबर होती है, लगभग है ये अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह पे। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ देखें कि वाटर, तो वाटर के लिए हम बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 या फिर 81 के इक्वल है। 81 तो हम न्यूमेरिकली वैल्यू को सोल्व करने के लिए लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इस यहाँ पर यदि गुलाम फोर्स का फॉर्मूला लगाता हूँ तो k की वैल्यू कितनी आती है, 9 into 10 raised to the power 9, और 81 लिखूंगा तो 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा। तो इजी गोइंग करने के लिए 80 को 81 लिखते हैं, बाकी होती कितनी 80। रिजल्ट मिले तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि वैक्यूम के लिए 1 होता है, एयर के लिए भी 1 होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए 1 होता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, यही याद रखना है। और साथ ही वोल्ट के लिए याद रखना है, बाकी ग्लास और माइका के लिए वो आपको क्वेश्चन में गिवन देगा, यानी ग्लास के लिए भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, और माइका के तो उसको याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलो अब हम हमारा उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमें पता पड़ गया यहाँ पे कि मेटल के लिए कितनी है, इनफाइनाइट है। तो अब कूलम्ब फोर्स निकाला जा सकता है। कूलम्ब फोर्स निकालने के लिए क्या करें, मैं इस फॉर्मूले का अप्लाई कर देता हूँ, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम बराबर किसके, एप्सिलॉन आर के। तो मुझे बताओ एफ मीडियम बराबर कितना होगा, एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ एयर की बात करूं तो
तो ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, इसको ऐसे रहने दो बोली, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ एफ एयर अपॉन इनफाइनाइट, और किसी भी चीज में इनफाइनाइट का भाग लगा दें तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी मीडियम, यदि मेटल प्लेट आप में उन दोनों चार्जेस के बीच में लगती है तो अब उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0 न्यूटन होगा। 0 न्यूटन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से ये इसको अट्रैक्ट ना तो अट्रैक्ट कर सकता है ना रिपेल, क्योंकि बीच में आपने मेटल की दीवार रख दी जिसको पार करके वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज समझ में आती है कि मीडियम यदि आगे है तो कूलम्ब फोर्स बदल जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से आप उसको निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको फोर्स इन एयर गिवन होता है, नहीं भी होता है तो आपको दोनों चार्जेस की वैल्यू और आर गिवन होता है, इन दोनों की वैल्यू से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके एफ ए निकाल सकते हैं। K की वैल्यू आपको ध्यान है 9 × 10⁹ होती है, Q1 Q2 आपको दे दिया, R आपको दे दिया, फोर्स निकाल दो एयर में, और निकालने के बाद भाग लगा दो किसका, डिवाइड कर दो एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन आर कौन, वो देगा क्वेश्चन में, या फिर आपको इनसे कोई क्वेश्चन बना रहा है तो आपको याद रखना है, जैसे वाटर कह देगा तो 81 रख देना, और डिवाइड करके आपको उस मीडियम में कितना फोर्स लगेगा वो आपको मिल जाएगा। हर मीडियम के लिए 0 नहीं होता है, ओनली मेटल्स के केस के अंदर ही ये 0 हो जाता है, इसलिए मैंने इस केस को यहाँ पे लिया। बाकी में जो भी वैल्यू आएगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं समझता हूँ एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं अपन, वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन कैसे, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यदि हम कर रहे हैं तो हमें वेक्टर नोटेशन जरूर आनी चाहिए कूलम्ब फोर्स। तो वेक्टर नोटेशन को समझे, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसको बस इसके अंदर डायरेक्शन ही समझनी है हमें। यदि हमें डायरेक्शन समझ में आ गई कि किस तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा फर्स्ट वाले पे कर रहा है, तो हमें ये वेक्टर नोटेशन भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि वेक्टर नोटेशन को एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन तो 5वीं 6वीं क्लास 9th क्लास में बनता है। अब हम 12th में आए तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट उसके बावजूद भी हमें टॉपिक अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो टॉपिक इस टॉपिक के बिना समझना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जब समझ में आ जाएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैसे करें, तो हम यहाँ पे जनरल केस ले लेते हैं कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे बैठा है। ये ऑब्जर्वर दोनों चार्जेस को देख रहा है, दोनों चार्जेस Q1 और Q2 स्पेस में कहीं पे पड़े हुए हैं। माना कि स्पेस में जब पड़ा हुआ है वो, तो उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर आपको मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और यदि इस Q1 के मैं दो कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1, तो आपको पता है इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी x1 i k प्लस y1 j k, क्योंकि x1 x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i k होता है, और y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो j k होता है। तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख भी सकते हैं। R1 वेक्टर का ऊपर क्या होगा, x1 i k प्लस y1 j k, बट यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो 11th क्लास का। हमने यहाँ पर इस Q2 की भी पोजीशन वेक्टर की बात की, तो हमने मान लिया कि ये कहाँ पर है, R2 वेक्टर पे है, और इसके भी कोई दो कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, और R2 वेक्टर क्या होगा x2 i k प्लस y2 j k। ये दोनों पोजीशन में है अपने। ये Q1 चार्ज Q2 में फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों चार्ज सेम नेचर के, यानी एक दूसरे को ये रिपल्शन टाइप का फोर्स लगा है, क्योंकि ऐसे धक्का लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये इसको रिपेल कर रहा है। यदि इसको खींचना होता तो ऐसे खींचता, और धक्का लगाना तो हर एरो का कोई ना कोई अर्थ है यहाँ पे, उसको उस तरीके से समझ के चलना है कि Q1 और Q2 अभी सेम नेचर के मैंने लेके चला हूँ, प्लस प्लस है दोनों पे, दिख नहीं रहा है, देखो अंडरस्टैंड भी होता है, प्लस लगी रहा है, मैं माइनस लिखता। तो देखो Q1 इस पर फोर्स लगा रहा है, जिस पर Q2 पे कैसा रिपल्शन हो रहा है, ये लो, तो ये लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने बोला फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मैंने क्या लिखा F21। F21 मींस फोर्स ऑन चार्ज Q2, रेस्ट चार्ज Q2 ड्यू टू रेस्ट चार्ज Q1। अभी रेस्ट चार्ज आप लिखे नहीं लिखे तो फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अपन को कहीं भूल ना जाए हम कि हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 रिप्रेजेंट किया जाएगा फोर्स टू 1 से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। तो ये एक तरीका होगा कि फोर्स ऑन F21 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स लग रहा है Q2 पर चार्ज Q1 के कारण। अब ये यदि ये इस पे लगा रहा है तो ये भी लगा रहा होगा, तो इसको ऐसे दिखाएं, और ये लगा रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पर हम इसको मीन समझ लेते हैं कि F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो थ्योरी है वो बहुत लिमिटेशन होती जाएगी, यही समझते चले क्या हो रहा है, आगे तो हम बस इन सिंबल्स में बात करें। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 आपके समझ में आ गया हो। अब यदि हम एक फोर्स की बात करें कि यहाँ पर अब इस F21 को निकाल के बताइए, तो F21 की बात करें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो F21 जब इसमें लग रहा है तो देखो Q1 और इस Q2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बता सकते हैं। और यह मान लिया कि इन दोनों के बीच में R21 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। आपकी बुक्स में शायद ये R12 लिखा है, लेकिन मैं इसको R21 ही लेके चल रहा हूँ। और R21 लेके चलने के पीछे मेरा एक खुद का एक वो है कि आपको ये जो F21 है उसको मेरे को बहुत इजी वे में याद करवाना है, तो इसलिए मैं इसको F21 जो फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, R21 लेके चल रहा है, और इसका एरो किधर होगा, Q1 से Q2 की तरफ होगा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे F12 की, तो उस समय ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम कैसा ले लेंगे, R12 वेक्टर। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लेके चलेंगे, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भी है और वेक्टर नोटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम इन पे वेक्टर भी लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे भी वेक्टर लगा देता हूँ। अब चलो स्टडी करते हैं F21 वेक्टर कितना होगा। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, कोई मीडियम नहीं है इनके बीच में, ए तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। Q1 Q2 बीच में कितना है, R21, डिस्प्लेसमेंट कितना R21 स्क्वायर। देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगाना कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस है इनके बीच में, तो डिस्टेंस कभी भी वेक्टर नहीं होती, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखें दोनों के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हम यहाँ पे R21 को सिर्फ क्या लिखेंगे, स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ नहीं लिखेंगे। लेकिन डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन किधर है F21 की, अलोंग R21, तो हम यहाँ लिखेंगे R21 केप। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पर वेयर R21 केप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि F21 वेक्टर क्या लग रहा है, अलोंग R21 वेक्टर लग रहा है। जिधर आपका R21 डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उधर ही आपका फोर्स F21 भी काम कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूनिट वेक्टर से बताता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि R21 वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है R21 वेक्टर अपॉन उसका मोड, वेक्टर अपॉन मॉडुलस हमेशा यूनिट वेक्टर को बताता है। ऐसी परिभाषा आपने पहले पढ़ी होगी कि A के बराबर A वेक्टर अपॉन A, ये मोड। तो A वेक्टर अपॉन उसका मोड, ये वेक्टर है, एरो है, और ये मोड है उसका। मोड को आपको पहले ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि कोई भी वेक्टर को उसके मोड में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो उसके सिर्फ वैल्यू को बता रहा है, वो उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A वेक्टर अपॉन A, ये भी गलत नहीं है, एकदम सही है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो हमने 11th क्लास में सीखे थे, यहाँ पे हमारे काम है। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद हम इसको किस तरीके से बदल सकते हैं, हम ये समझते हैं। तो F21 वेक्टर बराबर क्या आ गया, 1/4 बाय एप्सिलॉन Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं थी, इसको बदलना था। तो यहाँ पे क्या लिखा, R21 वेक्टर अपॉन R21। अब मोड लगाओ मत लगाओ, मोड लगाने का मतलब वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू है। तो देखो स्क्वायर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो। तो मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूँ। देखो हमारे पास यहां से चल के यहां आया, F21 वेक्टर बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 वेक्टर। तो मॉड्यूलस को बदल दिया तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन किधर है, R21 डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा एक चीज और जानते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी से या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट r21 वेक्टर क्या होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होता है। r21 वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप r2 माइनस r1 ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी में हमने सीखा था 11th क्लास में। यदि इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है तो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर लिख सकते हैं तो कैसा बन जाएगा रूप, तो इसका रूप जो चेंज होगा तो वो देखिए आप कैसे बनेगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। f21 वेक्टर यहाँ पे आ गया 1/4 पे एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r21 तो r21 को मैं मोड में लिख रहा हूँ r2 माइनस r1 का मोड का क्यूब। देखिए r21 यदि मैं इसको वेक्टर लगा के मोड बना दूं और इस क्यूब को इधर लगा दूं तो भी ये होगा वही था और r21 को क्या लिख सकता हूँ मैं r2 माइनस r1 तो r2 माइनस r1 का मोड और क्यूब ओके वही चीज है। r21 को ये लिख सकता हूँ मैं और r21 वेक्टर का क्यूब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इस ऊपर वाले को भी लिखेंगे तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ये हमारे पास फोर्स आ गया F21 वेक्टर यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो अब हम बात करेंगे F12 वेक्टर कितना होगा तो सिमिलरली 1/4 का एप्सिलॉन Q1 Q2 यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये तो बदल ही नहीं बदलेगा क्या दिशा डायरेक्शन बदल गई तो यहाँ पर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब मॉड्यूलस में और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये ऐसे आ जाएगा। पूरा प्रोसेस हम जब रिपीट करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे r12 का स्क्वायर r12 के फिर r12 केप को बदलेंगे r12 वेक्टर अपॉन r12 केप का r12 वेक्टर का मॉड्यूलस फिर वो मॉड्यूलस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्यूब बनेगा और ऊपर वाला वेक्टर बन जाएगा फिर इसको अपन वापस बदल देंगे r21 वेक्टर तो r2 माइनस r1 होता है तो r12 क्या हुआ r1 माइनस r2 ये r1 माइनस r2 और ये r1 माइनस r2 के मॉड का क्यूब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करें हम क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है तो आपको कंपेयर करने से यहाँ पता चल जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो यदि r2 माइनस r1 है और इसको r1 माइनस r2 लिखूं और इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो ये r2 माइनस r1 बन जाएगा। जैसे माइनस कॉमन निकालूंगा r2 प्लस का हो जाएगा और r1 किसका हो जाएगा माइनस और वो माइनस किसके अंदर है मोड के अंदर है तो उस माइनस का कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको मैं r1 माइनस r2 लिखूं या r2 माइनस r1 का मोड लिखूं एक ही बात है लेकिन ऊपर फर्क पड़ेगा यहाँ तो मोड था तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऊपर पड़ेगा या r2 माइनस r1 या r1 माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा r2 ये क्या बन जाएगा r1 तो देखो ये तो सेम ही हो गया ये चीज और ये तो सेम ही हो इसका क्या तात्पर्य है इसका तात्पर्य ये है कि F12 जो वेक्टर है वो बराबर है माइनस F21 वेक्टर के यानी ये दोनों जो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं एक दूसरे पे ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है यानी Q1 जब तक Q2 पे लगा रहा है Q2 भी Q1 पे उतना का उतना ही फोर्स लगा रहा है लेकिन माइनस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है एक लग रहा है नीचे तो एक लग रहा है ऊपर तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ये बताता है माइनस और दोनों की वैल्यू सेम है ये बताता है F12 बराबर F21 तो दोनों इक्वल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी फुलफिल हो रहा है क्योंकि इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स यदि एक्शन है तो ये वापस रिएक्शन किस पे लगा रहा है Q2 तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ऊपर यहाँ पे करता है। और हम यहाँ देखेंगे इस पूरे सिस्टम में यदि Q1 Q2 को मैं एक सिस्टम मान लूं कि ये एक सिस्टम है तो इसके अंदर नेट फोर्स कितना होगा तो जितना Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा है। आपने तो पहलवान खड़े कर दिए एक दोनों पहलवान बराबर क्षमता वाले हैं एक उधर से धक्का दे रहा है एक इधर से धक्का दे रहा है टोटल फोर्स 0 क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं हिला पाएंगे क्योंकि बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारे पास भी नेट फोर्स 0 आ गया कहाँ आ गया यहाँ से तो हमने इसको कहा इसको मिटा देता हूँ बोर्ड छोटा है सुविधाओं का अभाव है परंतु उसके बावजूद हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप लोगों ने उनके बचपन की कहानी सुनी होगी कि उनको नदी पार करके पढ़ने जाना पड़ता है। तो जो लोग नदी पार करके पढ़ने जा सकते हैं वो इतना कर सकते हैं तो हमारे पास तो बोर्ड ही छोटा है कोई दिक्कत नहीं है इसी बोर्ड पर पढ़ेंगे और इसी बोर्ड की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे हमारी जिंदगी में ऐसा हम सोचते हैं। तो देखिए F21 इधर आएगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और इन दोनों ही वेक्टर का सम 0 वेक्टर हो जाएगा। दो वेक्टर का सम वेक्टर ही कहलाएगा आप 0 ना लिखें
जीरो गलत है, जीरो तो स्केलर संख्या होती है, आप वेक्टर ही लिखे नल वेक्टर। इस जीरो वेक्टर को क्या कहते हैं? नल वेक्टर, यानी दो वेक्टर का सम नल वेक्टर हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है? जीरो वेक्टर है। न्यूटन आप इसकी यूनिट लिखें। तो इज दैट क्लियर? ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नोटेशन, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स, किस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन होगी आपको पता लगेगा उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन से। अभी रिपल्सन था तो धक्का दे रहे थे, अट्रैक्शन होगा तो यही फोर्स बदल जाएगा, ये किधर लगेगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अंदर खींचेगा, और ये भी इसको खींचेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक दूसरे को खींचेंगे। इस तरीके से हम डायरेक्शन समझ जाएंगे और आगे सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें और अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे। आपका उत्तरदायित्व बनता है कि इस वीडियो को पूरा देख के यहाँ तक के जो नोट्स हैं आपकी, जो मैं पीडीएफ ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ, उस पीडीएफ से आप इसके नोट्स उतारें और यहाँ तक काम कंप्लीट कर लें, और यहाँ तक कि जो भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में है उसको भी पूरा करें। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं आपको यदि जहाँ तक समय मिलेगा मैं उसको आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वेव इंडिया पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से उसको ज्वाइन करके आपको नई नई बुक्स चाहिए फिजिक्स के अंदर, तब भी आप उस टेलीग्राम चैनल को उससे सब्सक्राइब करके उससे ऐड होके आप वो बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब फ्री अवेलेबल है। जितना ज़्यादा आपके अंदर धारण करने की क्षमता है, जितना ज़्यादा आप ले सकते हो उतना ले लें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।